राइट कर लीजिए। मे प्रिज्यूम के बाद बेटा हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो थर्ड है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट, यहाँ पर 1 आई लिख लीजिए, आई रोमन में आई। सिग्नेचर, एक मिनट बेटा मैं सेक्शन ही खोल, बेटा इसमें देखिए हमने यहाँ पर लिखा 1, ये 1 है। एनी डॉक्यूमेंट purporting or proof to be 30 years old, यहाँ से हमने 2 किया। प्रोड्यूस फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन पर्टिकुलर केस कंसीडर प्रॉपर, यहाँ से हमने थर्ड किया। द कोर्ट में प्रिज्यूम, जो थर्ड पार्ट है हम उसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ लगा दीजिए आई, रोमन में आई। थर्ड का जो दो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है आई, और यहाँ से है सेकंड पार्ट। एंड के बाद वाला है सेकंड पार्ट, एंड के बाद वाला है सेकंड पार्ट। हाँ जी, ये बात क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है आपको? बलराज सर आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? जी मैम। तो सर जो आपका थर्ड पॉइंट है ना, ये जो हमने यहाँ 1 लिखा है, ये जो यहाँ पे 1 है यहाँ लगा दीजिए। अब ABC लिखिए। ए जो फर्स्ट पॉइंट है, ए सिग्नेचर, सेकंड बी every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting। और उसके बाद एंड के बाद यहाँ सेकंड केस है, एंड के बाद यहाँ सेकंड केस है। और जो एंड के बाद वाला रीड कर बेटा, एंड के बाद वाला रीड करना। And in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested। Yes, फिर हमने इसकी जो सेकंड पार्ट है वो देखिए। सेकंड पार्ट है, इन द केस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड दैट इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय whom it purports to be executed and attested, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो हमने कहा है कि जो सेक्शन 90 है प्रिजम्पशन दो चीजों से रिलेटेड है। पहला, जो पहला पार्ट है वो डील कर रहा है सिग्नेचर, और दूसरा है एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, वो हैंडराइटिंग के साथ डील कर रहा है बेटा। और सेकंड है डॉक्यूमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, वो प्रिजम्पशन किसके साथ अटैच्ड है? ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय whom it purports to be executed and attested। ठीक है रोहित, क्लियर है आपको? यस मैम, यस मैम। अब बेटा तू मुझे बता दे प्रिजम्पशन किस चीजों से रिलेटेड है? हमने अभी किया प्रिजम्पशन दो चीजों से डील कर रही है। फर्स्ट पार्ट में किस चीज से रिलेटेड प्रिजम्पशन है? सिग्नेचर। ओके, सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग से रिलेटेड है। सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग से रिलेटेड है। और सेकंड पार्ट में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, ड्यूली एग्जीक्यूटेड मेमो अटेस्टेड बाय हिमसेल्फ, ड्यूली एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। अगर वो डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड है तो उसमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन और अटेस्टेशन हुई है। क्लियर है? प्लीज क्लियर है? हाँ जी। कभी भी सेक्शन 90 सेक्शन 68 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हम, ये नहीं, क्योंकि ये क्या है? मे प्रिज्यूम, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो प्रिज्यूम करे या ना करे। तो अगर इसमें लिखा हुआ है ड्यूली एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम 68 के अकॉर्डिंग प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि 30 इयर्स ओल्ड है। और जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम कर सकती है दैट द डॉक्यूमेंट इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड
अटेस्टेड। ये कभी भी पार्टी प्लीड नहीं कर सकती बिकॉज डिस्क्रिशन हैज बीन वेस्टेड इन द कोर्ट टू डिसाइड वेदर टू मेक प्रिजम्पशन और नॉट। अगर कोर्ट ने प्रिजम्पशन को रिजेक्ट ही कर दिया तो आपको जो मैनर है 68 में उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ जी, बलराज सर बता दीजिए 68 में कैसे प्रूव करने को बोला हुआ है। सेक्शन 68 है ना, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन वेयर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो आप मुझे बता दीजिए वो कैसे प्रूफ कर देंगे फिर। हाँ जी, 68 में कैसे प्रूव होगा। मुकेश सर सेक्शन 68 में कैसे प्रूव होगा। सेक्शन 68 में कैसे प्रूव होगा। मैम एक्चुअली मैंने क्लास लेटा ज्वाइन करी थी, नहीं मैंने तो क्वेश्चन नहीं लास्ट समझा लेक्चर मैम है, आपका, अभी मैंने ज्वाइन। मैंने पूछे हाँ जी मैम, 68 मुझे सेक्शन 68 में कैसे प्रूव होगी एग्जीक्यूशन। हाँ जी हरलीन बता बेटा, सेक्शन 68 में कैसे प्रूव होगी। मैम वन अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए और alive। किन केसेस में आपको टेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैम जब रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ओके, इसकी दो एक्सेप्शंस बताइए। क्या दो एक्सेप्शंस हैं जहां पर डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड है भी तब भी उसके लिए आपको टेस्टिंग विटनेस बुलाना पड़ेगा। मैम जिसने एग्जीक्यूट किया वही डिनाई कर दे। और दूसरी मैम बिल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रोहित 90 फिर से रीड करना, सेक्शन 90 फिर से रीड कर दो। सेक्शन 90 presumption as to documents 30 years old, यस, where any document purporting or proved to be 30 years old is produced from any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, तो जो and पहला in the case जो ये फर्स्ट हमने 3 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज डीलिंग विद सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज डीलिंग विद ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड। आगे रीड कर बेटा। and in the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested. बिल्कुल ठीक है। Explanation: documents are said to be in proper custody if they are in the place in which and under the care of the person with whom they would naturally be, but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin, or if the circumstances of the particular case are such as to render such an origin probable. यस बेटा, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। अंडर द केयर ऑफ द पर्सन विद whom they would naturally be, और सेकंड है लेजिटिमेट ओरिजिन। लेजिटिमेट ओरिजिन और ओरिजिन प्रोबेबल, और ओरिजिन प्रोबेबल, ओरिजिन प्रोबेबल। हाँ जी, जो आपका 90 कैपिटल ए है दैट इज डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कि 5 इयर्स ओल्ड है। डॉक्यूमेंट्स में 30 इयर्स ओल्ड है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में 5 इयर्स ओल्ड है। बेटा रीड कर रोहित, 90 कैपिटल ए रीड करना प्लीज। Section 90A, presumption as to electronic records 5 years old. Where any electronic record purporting or proved to be 5 years old
is produced from any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that electronic signature which purports to be the electronic signature or any particular person was so affixed by him or any person authorized by him in this behalf. तो जो यहाँ पे भी कोर्ट में प्रिज्यूम को अंडरलाइन कर लीजिए, कोर्ट में प्रिज्यूम, और प्रिजम्पशन किस चीज से रिलेटेड है? डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन was so affixed by him or any person authorized by him in this behalf. That is relating to digital signatures. That is relating to digital signature. हाँ जी, इसके साथ आपका सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है. हमने कहा था एविडेंस एक्ट हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. What is to be proved, how is to be proved and manner of proof. बेटा हम manner of proof स्टार्ट कर रहे हैं. manner of proof के लिए हेडिंग्स लिखिए. manner of proof के लिए हेडिंग्स लिखिए. manner of proof के लिए हेडिंग लिखिए. फर्स्ट, burden of proof. burden of proof 101 से लेकर 114 कैपिटल ए तक. 101 से लेकर 114 कैपिटल ए तक जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना पड़ेगा कि जो रेलेवेंट फैक्ट प्रूव करना है बाय ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है उसको प्रूव करने का. तो उसकी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं. तो 101 से लेकर 114 ए तक ये चैप्टर है बर्डन ऑफ प्रूफ का. ये चैप्टर है बर्डन ऑफ प्रूफ का. उसके बाद लिखिए बेटा, उसके बाद सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल. प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल का मतलब है आप एक आदमी को रोक रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि उसने जो पहले बोला है, जो कहा है, जो रिप्रेजेंट किया है, बाद में वो उससे डिनाई नहीं कर सकता. बाद में वो उससे डिनाई नहीं कर सकता. ये आपका है 115 to 117. 115 to 117. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट थर्ड है कॉम्पिटेंट विटनेस. कॉम्पिटेंट विटनेस कि अगर कोर्ट में बुला रहे हैं विटनेस को तो उसका कॉम्पिटेंसी का क्या टेस्ट है, इसमें आप लिख लीजिए. इसमें आप लिख लीजिए. इसमें आप लिख लीजिए लीगल टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट विटनेस. लीगल टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट विटनेस सेक्शन 118. उसके बाद लिखिए सेकंड, certain cases where parties, certain cases, parties मत persons लिखिए, where person cannot appear, where person cannot appear as a witness, as a witness. कई केसेस में कंपेल यूज हुए, कहीं पे परमिट वर्ड यूज हुए. तो ये आपका चैप्टर है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का. अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड है, तो ना हस्बैंड और वाइफ वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कोर्ट में जाकर गवाही देने के लिए. दे विल नॉट बी कॉम्पिटेंट विटनेस. तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का चैप्टर है. ये आपका फॉल करेगा 120 से लेकर 129. थर्ड लिखिए. थर्ड है accomplice dash competent witness. accomplice dash competent witness. accomplice dash
कॉम्पिटेंट विटनेस, ये आपका 133 है, ये आपका 133 है। फोर्थ है नंबर ऑफ विटनेसेस। अगर आप कोर्ट में किसी विटनेस को बुला रहे हैं तो आपको एक की जरूरत है, दो की जरूरत है, कितनों की जरूरत है? तो कभी भी विटनेसेस के केस में हम क्वांटिटी नहीं, सिर्फ क्वालिटी देखते हैं। इवन अ सिंगल विटनेस इज सफिशिएंट इफ दैट विटनेस इज क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल। तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, इवन अ सिंगल विटनेस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट स्टेज। सबसे पहले आपका बर्डन ऑफ प्रूफ था, फिर सेकंड था एस्टॉपल, फिर थर्ड था कॉम्पिटेंट विटनेस। हमने देखा डिफरेंट कैटेगरीज, हम इसमें देखेंगे। फोर्थ इसमें लिखिए, अब विटनेस को कोर्ट में आ गया तो उसका कैसे एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। सेक्शंस लिखिए बेटा, सेक्शंस लिखिए जो हम इसमें रेफर करेंगे। 136 ए 136 सबसे पहला है ए 136। सेकंड हेडिंग दीजिए बी स्टेजेस, बी स्टेजेस। इसमें लिख लीजिए 137 138, 137 138। थर्ड लिखिए इसमें लीडिंग क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस। इसमें लिखिए 141 142 143, 141 142 143। नेक्स्ट लिखिए हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस 154, हॉस्टाइल विटनेस 154। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए impeaching credit of witness, impeaching credit of witness 155, impeaching credit of witness 155। नेक्स्ट लिखिए 165, 165 judges power to put questions or order production, judges power to put questions or order production। बेटा लास्ट टॉपिक इसमें होगा, तो चलो वो हम एंड में ही करेंगे। यहाँ से तक फिर आपका एविडेंस एक्ट वाइंड अप हो जाएगा। रोहित एक बार रीड करना बेटा जो आपने लिखे है, एक बार रीड करना प्लीज। First, burden of proof Yes. 101 to 114A, Hmm. principle of estoppel 115 to 117. यस आगे। Third, competent witness is legal test of competent witness section 118. Certain cases where persons cannot appear as a witness section 120 to 129. Accomplice competent witness accomplice section बेटा 130. accomplice, accomplice। Accomplice competent witness section 133. Number of witnesses. Fourth, examination of witnesses. A section 136. B stages section 137 and 138. C leading questions section 141, 142, 143. D hostile witness बेटा मैंने 154. 141 बोला है या 131 बोला है? मैं आपने 141 ही बोला है. अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है आगे। Hostile witness 154. आगे Impeaching credit of witness 155. यस Judge's power to put questions or order production 165. 165। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बर्डन ऑफ प्रूफ, विद बर्डन ऑफ प्रूफ। वन जीरो वन, रोहित 101 रीड कर बेटा, 101 रीड करना। 101 burden of proof. Whoever desires any court to give judgment as to any legal right
or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. अब बेटा फॉर एग्जाम्पल सिविल केसेस में कौन सी दो पार्टीज होती हैं? सिविल केसेस में कौन सी दो पार्टीज होती हैं? Plaintiff or defendant. कौन सी पार्टी चाहती है कि उसके फेवर में जजमेंट आनी चाहिए? Plaintiff. दोनों ही चाहते हैं. नहीं, प्लेंटिफ. जिसने फाइल किया है उसने कोर्ट का डोर नॉक किया है ना, तो प्लेंटिफ. और क्रिमिनल केसेस में कौन सी दो पार्टीज होती हैं? Ma'am, complainant and accused. नहीं सर. No, कौन ma'am. सी? Ma'am, एक तो prosecution. और दूसरी Prosecution and defense, ma'am. डिफेंस. केस Defense. केस कौन फाइल कर रहा है? Prosecution. प्रोसिक्यूशन. Ma'am, प्रोसिक्यूशन. तो इसका मतलब जो 101 की बात कर रहा है वो प्लेंटिफ इन सिविल केसेस और प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केसेस. तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता. ये थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स अगर सिविल है तो प्लेंटिफ पर रहता है, अगर क्रिमिनल है तो प्रोसिक्यूशन पर रहता है. बस सिर्फ उनका जो स्टैंडर्ड है वो वेरी करता है. सिविल केसेस में स्टैंडर्ड होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और क्रिमिनल के जो प्लेंटिफ ने एस्टैब्लिश करना है केस बाय प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जबकि क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये लीगल बर्डन होता है दैट नेवर शिफ्ट्स. तो जो 102 है, 102 है ओनस ऑफ प्रूफ. 102 है ओनस ऑफ प्रूफ. 102 के ऊपर ही लिख लीजिए बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस. बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस. दोनों पार्टीज अपनी तरफ से एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहती हैं, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ कभी एक शिफ्ट नहीं होता, हमेशा प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन पर ही रहता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स. पर 102 के ऊपर लिखना है. 102 के ऊपर लिखिए बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस, कि एविडेंस किसने प्रोड्यूस करना है, और जो इसको हम ओनस ऑफ प्रूफ कहते हैं. 102 में ओनस ऑफ प्रूफ है. 102 में ओनस ऑफ प्रूफ है. रोहित रीड करना बेटा 102. 102. On whom burden of proof lies. The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. हाँ जी, अब आप मुझे बता दीजिए किसके ऊपर ओनस ऑफ प्रूफ होगा, कैसे पता चलेगा? कौन अपना ओनस ऑफ प्रूफ? मैम जो कोई बात बोल रहा है उसी को प्रूव करना पड़ेगा. हाँ जी, केस कौन हारेगा? जो प्रूव नहीं कर पाएगा. इसका मतलब वो अपना जो बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस है वो अपना वो डिस्चार्ज नहीं कर पाया. वो अपना डिस्चार्ज नहीं कर पाया बेटा. इसलिए जब हम बात कर रहे हैं ओनस ऑफ प्रूफ की, ओनस ऑफ प्रूफ में क्या रेसिबल, हाँ जी, ओनस ऑफ प्रूफ में हमें कैसे पता चलेगा? जो पार्टी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो केस हार गई, वो पार्टी अपना ओनस डिस्चार्ज नहीं कर पाई है. ओनस डिस्चार्ज नहीं कर पाई है. और जो 102 में जो ओनस ऑफ प्रूफ है दैट कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. दैट कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. तो जब हम बात कर रहे हैं तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ में ये डिफरेंस है. बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं होता, हमेशा प्लेंटिफ इन सिविल केसेस और प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केसेस पर ही रहते हैं. और जबकि हम बात कर रहे हैं ओनस ऑफ प्रूफ की, जो आपका सेक्शन 102 है, दैट कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, कि किस पार्टी की टर्न है एविडेंस को प्रोड्यूस करने की. क्लियर है आपको?
क्लियर है? क्लियर है आपको? मैम एक बार और थोड़ा समझाना मैम। ओके, हाँ जी, हम इसका ना एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल कैसे ले रहे हैं? हमने कहा ए ने, ए के ऊपर क्या एलिगेशन है? ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी through a sharp edged weapon which was later on recovered by the police, और जो उसका मोबाइल का लोकेशन था वो भी सीन ऑफ अक्रेंस के पास ही था जो उसका टार लोकेशन था। तो ये सारे केस के फैक्ट्स हैं। केस फाइल किया प्रोसिक्यूशन ने। अगर एक्यूज्ड को कन्विक्शन सिक्योर करना है तो प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जो हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो बात कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन है, ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता और थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स हमेशा ही प्रोसिक्यूशन पर ही रहेगा। प्रोसिक्यूशन कैन सिक्योर conviction of A only if it succeeds in proving beyond reasonable doubt that he has committed the crime. फिर हमने कहा ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ है जो कभी भी शिफ्ट नहीं होता। क्वेश्चन अराइज होता है ओनस ऑफ प्रूफ के। अब केस शुरू हुआ। केस में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस, जो कि हम कह रहे हैं हम इंश्योर कर सकते हैं कि ही वॉज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अक्रेंस। और प्रेजेंस कहां से इंश्योर होगी कि एक पड़ोसी ने एक्यूज्ड को अक्रेंस के 2 घंटे पहले उसी एरिया में देखा था। फिर उन्होंने कहा अब जो बर्डन है अब वो एक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया कि अब वो उसके एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने तो कह दिया तू वहां पे प्रेजेंट है, तो फिर तू गया क्यों था वहां पे। अब बर्डन शिफ्ट हो गया एक्यूज्ड के ऊपर। ये बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, ये ओनस ऑफ प्रूफ है, एविडेंस प्रोड्यूस करने का बर्डन। एक्यूज ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं 2 घंटे पहले वहां पर गया था, पर वहां पर मुझे काम था मिस्टर ए से। ऑफिस वालों ने मुझे एक फाइल दी थी जो कि इसको हमारे क्लाइंट है मिस्टर ए, उसको डिलीवर करना बहुत जरूरी था। आप मिस्टर ए के सीसीटीवी कैमरास या कोई भी वहां पर जो सीसीटीवी कैमरास हैं आप चेक कर सकते हैं कि मैं वहां पर गया जरूर था, पर गया मैं बी के घर नहीं था, मैं अब जो भी क्लाइंट है जेड उसके घर गया था। अब फिर से वापस किस पर शिफ्ट हो गया है ओनस ऑफ प्रूफ? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। प्रोसिक्यूशन ने कहा हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहे कि ये या वहां उस फलाना आदमी के घर गया था, पर 2 घंटे तक ये वहीं पर था। इसके बाद एक्यूज फिर से अब एक्यूज पर शिफ्ट हो गया। एक्यूज ने कहा ये वाला प्ली बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि मैं तो जिस टाइम की ये वारदात शो कर रहा है उस टाइम पर वारदात हुई है चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में। उस टाइम मैं तो जीरकपुर में एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में था जहां पर हमारी कंपनी का एक शो ऑर्गेनाइज हो रहा था और उसमें जो मेन स्पीकर मैं ही था। आप वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। उस टाइम में फलाना मॉल में, पारस डाउनटाउन मॉल में, मैं अपना वहां पर मेरा स्पीच चल रहा है। उसने क्या लिया है? प्ली ऑफ एलिबाई। अब आप देखिए it is constantly shifting। ये burden of proof नहीं है, ये onus of proof है, burden of adducing evidence। अब accused ने बोला, फिर prosecution पर shift हो गया। prosecution ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे, ये वहां पर है, पर जिस स्पीच का ये इतना इसको यहाँ पर असर्ट कर रहा है वो थी सिर्फ 5 मिनट की। आप चाहे उसका सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए,
5 मिनट के बाद ये पूरी गैदरिंग में वहां प्रेजेंट नहीं था और उसके बाद इसके पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर वहां नहीं था तो कहाँ था, और बल्टाना से चंडीगढ़ को इतना दूर नहीं है, आधे घंटे में कोई भी पहुंच सकता है, इसलिए कोर्ट ने एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया। हाँ जी, कौन एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाया? मैम एक्यूज्ड। ओके, तो इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर ओनस ऑफ प्रूफ लाई करता है? जो पार्टी केस हार जाएगी, इसका मतलब वो अपना ओनस डिस्चार्ज नहीं कर पाई। ठीक है बलराज सर? जी मैम, जी मैम। रोहित अब रीड कर बेटा, 102 रीड करना, 102 रीड करना। Section 102, on whom burden of proof lies. यस, The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. यस, इसका मतलब जिस भी पार्टी ने एविडेंस नहीं दिया और अगर दोनों तरफ से कोई भी आगे एविडेंस ना दे, जो पार्टी हार जाएगी, इसका मतलब वो अपना ओनस डिस्चार्ज नहीं कर पाई। बेटा इसका इलस्ट्रेशन ए रीड कर। A sues B for land of which B is in possession and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A. यस, ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है। हाँ जी, उसके बाद बेटा जितने भी इसके सब्सिक्वेंट प्रोविजंस हैं, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल हमने किया है 101 का, वो अप्लाई नहीं करता, वो अप्लाई नहीं करता। 103 ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किसके ऊपर बर्डन लाई करेगा, किसके ऊपर बर्डन लाई करेगा, किसके ऊपर बर्डन लाई करेगा। हाँ जी, अब आप क्या कीजिए, आप हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए। लिखिए प्लीज, द बेसिक रूल, द बेसिक रूल relating to burden of proof is contained in section 101, but the subsequent provisions are exception to this rule as it is specifically mentioned, it is specifically mentioned in the provision, regarding on whom burden of proof lies, on whom burden of proof lies. First, burden of proof as to particular fact. 1 लिख लीजिए, burden of proof as to particular fact. हाँ जी, इसमें प्रिंसिपल है बेटा, जो पार्टी किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना चाहती है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। अगर कोई एडमिशन के ऊपर रिलाई कर रहा है, तो जो भी एडमिशन की बात कर रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। तो कोई भी पर्टिकुलर पार्टी जो जिस फैक्ट के ऊपर रिलाई कर रही है, जिस फैक्ट को वो प्रूव करना चाहती है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो प्लेंटिफ है, चाहे वो डिफेंडेंट है,
बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा. फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, रोहित रीड कर बेटा, 103 रीड करना. 103 burden of proof as to particular fact. The burden of proof as to any particular fact lies on that person अंडरलाइन कर लीजिए who- बेटा, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये लाइज ऑन दैट पर्सन who wishes the Who- court to believe in its existence, who wishes the court to believe in its existence. आगे